तो देश भर में ईडी, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग के नाम पर लोगों से ठगी का काम धड़ल्ले से चल रहा है। फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को डिजिटली अरेस्ट करना, जिसमें वो लगातार उनसे स्काइप के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, किसी न किसी डिजिटल माध्यम से उन्हें इंगेज रखा जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, वो कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद उनको धमकाना या कई बार एक्सटॉर्शन जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। हालात ये हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ा, उनको एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। अब इन लोगों की धरपकड़, जो ये जालसाजी कर रहे हैं, जो फर्जी लोग हैं, इनकी धरपकड़ पर तो काम होना चाहिए। लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर क्यों लोग भरोसा कर लेते हैं कि सामने वाला पुलिस, ईडी या सीबीआई से ही होगा? क्या लोगों के मन में इन एजेंसियों की गलत छवि पहले से है? क्या ये एजेंसियां वाकई में ऐसी उगाही के लिए बदनाम हैं? अगर किसी एनफोर्समेंट एजेंसी के अफसर को इतना ज्यादा सिचुएशन क्रिएट करने के बाद पैसा देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, तो क्या वो मानकर चल रहे हैं कि पैसा देने पर काम उनका हो जाएगा रफा दफा, वो शांति से अब चैन से रह पाएंगे? अगर ऐसा है तो जांच एजेंसियों को अपनी छवि बदलने के लिए क्या क्या करना होगा, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों के साथ बहुत खास मेहमान हमारे साथ होंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में लोग ईडी, सीबीआई और नारकोटिक्स विभाग के नाम पर ठगी के शिकार हो रहे हैं। जालसाज फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को धमका रहे हैं और पैसों की वसूली कर रहे हैं। इस तरह के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब सरकार को खुद एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधियों की जालसाजी से सावधान रहने की सलाह दी है। साथ ही इनके बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी शिकायत तत्काल साइबर अपराधी हेल्पलाइन पर करने की भी सलाह दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक साइबर अपराधी खुद को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक जैसी केंद्रीय एजेंसियों का अधिकारी बताकर जालसाजी कर रहे हैं। ये साइबर अपराधी एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध का हिस्सा है, जिसे सीमा पार स्थित सिंडिकेट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन एजेंसियों के नाम पर लोगों को धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल अरेस्ट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले साइबर अपराधियों की जालसाजी से सावधान रहने की सलाह दी है। इन दिनों ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के नाम पर जमकर धोखाधड़ी हो रही है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें जालसाज खुद को ईडी का अफसर बताकर घर में घुस जाते हैं, नकली आईडी कार्ड और घर की तलाशी का नकली वारंट दिखाकर तलाशी लेते हैं और जितने भी पैसे मिलते हैं वो पैसे लेकर फरार हो जाते हैं, पैसे लूट लेते हैं। बाद में पता चलता है आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसी तरह साइबर अपराधी इन दिनों पार्सल के नाम पर लोगों को धमका रहे हैं। इस गिरोह के सदस्य आपको फोन करते हैं और खुद को नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताते हैं। वो कहते हैं कि आपके नाम से एक पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स मिली है, आपको अपना बयान दर्ज कराना होगा। इसी दौरान वो स्काइप आईडी भेजते हैं और वीडियो कॉल के लिए कनेक्ट होने को कहते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं, सामने आपको पुलिस की वर्दी में एक शख्स दिखाई देता है। पीछे के बैकग्राउंड में भी पुलिस की वर्दी में लोग नजर आते हैं, यानी ऐसा माहौल जिसे देखकर आप यकीन कर लेंगे कि ये पुलिस अधिकारी ही है। जिसके बाद केस को रफा दफा करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। पैसे देने से इनकार करने पर धमकाया जाता है। ईडी, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए गृह मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्रालय का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से I4C के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने पहली ऐसी गतिविधियों में शामिल 1000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिम कार्ड, मोबाइल डिवाइस और खातों को भी ब्लॉक किया जा रहा है। यही नहीं, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए अलर्ट भी जारी किया जा रहा है ताकि आप धोखाधड़ी से बच सके। मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर कोई अनजान फोन आए और कहे कि आपके नाम से पार्सल भेजा गया है या मिला है जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य चीज मिली है और ये कहकर कोई आपको धमकाता है, तो इसकी शिकायत तुरंत पुलिस से करें। गृह मंत्रालय के मुताबिक धोखाधड़ी से निपटने के लिए सरकार और एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि ऐसी धोखाधड़ी काफी पहले से चल रही है। लोगों को समय समय पर जागरूक भी किया जाता है। इसके बावजूद लोग इन जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जांच एजेंसियों पर लोगों का भरोसा नहीं रहता है। लोग मानते हैं कि ईडी, सीबीआई या नारकोटिक्स विभाग गाही के लिए बदनाम है। अगर ऐसा है तो जांच एजेंसियों को अपनी छवि बदलने के लिए सिस्टम को सुधारना होगा, तभी लोगों का भरोसा जांच एजेंसियों पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है सिंह सर आपका शो पर। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सर, देखिए, स्कैम के दो पहलू हैं। एक, कैसे ये लोग डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं फर्जी अधिकारी बनकर। इसके बहुत सारे इंसिडेंसेस हमने तफसील से बताए अपनी रिपोर्ट में। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि ये झांसे में आ क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी बताते ही सामने वाले की हवाइयां उड़ जाती हैं, उन्हें सांप सूंघ जाता है? क्या ये कोई हिस्टोरिकल मिसकंडक्ट से जुड़ा हुआ है? क्या ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इसलिए है क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस में पुलिस ब्रुटैलिटी, रॉन्गफुल अरेस्ट, करप्शन स्कैंडल में लोगों को एक तरह से उनकी प्रताड़ना करना, इसके इतिहास में भरे हुए एग्जाम्पल हैं? क्या ये छवि है, इसीलिए ये स्कैम्स इतने इजी हो जाते हैं सर? जी नमस्कार, बिल्कुल सही निष्कर्ष। बद अच्छा, बदनाम बुरा। चाहे पुलिस हो जिसका मैं रहा हूं 36 साल, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो। अब अगर मैं कहूं कि मेरे ऊपर भी ये सारे जितने फ्रॉड आपने बताए हैं, ये जोर आजमाइश मेरे साथ भी हो चुकी है। अब चूंकि मैंने दुनिया देख ली है और मैं इस तरीके के लोगों को पहले तो मैं खिलवाड़ करता हूं, बातचीत करता हूं, और उसके बाद मैं उन्हीं की भाषा में उनसे जब बात करता हूं तो वो एकदम से भूमिगत हो जाते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए कि रॉन्ग नंबर डायल किया है। अब चार बातें। एक तो जो अवधारणा है कि यहाँ पे इनसे जिस तरीके से भी हो, ये किस तरीके से अपने शिकार को आइडेंटिफाई करते हैं और टर्नओवर के हिसाब से अगर 100 को इन्होंने टारगेट किया, ये मान के चलिए 5% तो फंसेंगे ही। और जितना ये एक्सटॉर्शन करते हैं ये लाखों में जाता है। हैदराबाद का केस लीजिए 25 लाख रुपए, गाजियाबाद का लीजिए 48 लाख रुपए, दिल्ली का लीजिए 52 लाख रुपए। अगर इनको रोज अगर एक भी केस मिल जाए तो इन्हें काम धाम करने की तो जरूरत ही नहीं है। ऑगमेंटेड रियलिटी और जिस तरीके से ये एक ताना बाना बुन करके, अब जैसे फेडेक्स आपने बताया कि नारकोटिक्स पकड़ा गया है आपके कुरियर में और कंबोडिया जा रहा था, या आपका लड़का नारकोटिक्स में पकड़ा गया है। अब ये अगली बात दूसरी है कि उनके कोई लड़का ही नहीं है, जो लड़का है वो अमेरिका में, वो भारत में है ही नहीं। ऐसे अपवाद छोड़ करके अगर कहीं किसी जो इसके झांसे में आ गया, ये वही बात है कि अगर जाल फेंका, मछली अगर बड़ी है तो फंस जाएगी, छोटी होगी तो अपने आप निकल जाएगी। लेकिन जो एक छवि बनी हुई है पुलिस की, सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, एक औसत आदमी जब इस तरीके का फोन आता है तो असहज होना स्वाभाविक है। फिर इसी बात को समझना चाह रहा हूं सर विक्रम सर, मैं इसी बात को समझना चाह रहा हूं कि अगर नाम आ गया ईडी, नाम आ गया सीबीआई, नाम आ गया नार्कोटिक्स, इसको लेकर लोग डरने क्यों लग जाते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो संभवतः मेरी कोई मदद करने के लिए, मेरे को हेल्प करने के लिए, या मेरे से पूछताछ के बाद किसी मसले को सुलझाने के लिए, ये एक अच्छी छवि मेरे मन में या आम लोगों के मन में क्यों नहीं है? हमें डर क्यों लगता है? और शायद ये जो डिस्ट्रस्ट है ना, ये जो डर है, यही फिर, क्योंकि सेंस ऑफ फियर एंड कंप्लायंस आदमी के मन में आता है, इसलिए सामने वाले के लिए बड़ा इजी हो जाता है मैनिपुलेट करना। तो ये डर क्यों लगने लगता है सर हमको, ये नाम सुनते ही? डर ये होता है क्योंकि ये एजेंसीज जिसका मैं भी भाग रहा हूं, ये डर के पर्याय हैं। हमने एक योजना चलाई थी मित्र पुलिस, उनका पुलिस और मित्र ये अपने में ही अपभ्रंश है। पुलिस मित्र कैसे हो सकती है? यही बात अगर ये है कि अगर फोन आता है और वो धमकी भरे शब्दों के एक ऐसी बात करती जो कि अर्ध सत्य प्रतीत होता है, तो उनका सारा गेम प्लान, रोड मैप ही यही है कि सामने वाले को भयाक्रांत कैसे कर दें। और 5% अगर भयाक्रांत हो गए तो उनका व्यापार चल निकला। और इसी 5% में जो भयाक्रांत हो जाते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कार्य योजना की जरूरत है। और ये कह देना चाहिए कि वीडियो कॉल के ऊपर और एसएमएस और व्हाट्सएप के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर इस तरीके के आपराधिक अनुसंधान नहीं होते हैं। जो होता है तुरंत इसकी शिकायत अमुक हेल्पलाइन से कर दें। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस अपराध की, जो कि महामारी की तरह हो गया है, आपके ऐसे शो और इस तरीके की जो सूचनाएं हैं और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन, इसका समाधान यही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो डर जो है वो वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। 1861 में जब पुलिस एक्ट बना था और आज तक भय ही को लेकर के जो कार्य संस्कृति का एक दुर्भाग्य से एक अनिवार्य अंग बन गया है, चाहे सीबीआई हो, पुलिस हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, और उसके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं, जग जाहिर है। ऑल राइट सर।
आशुतोष जी, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें हम कई मर्तबा इस पे शो कर चुके हैं और लोगों को जागरूक रहने की हम जी हिदायत भी दे चुके हैं। अब गृह जी मंत्रालय और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने हेल्पलाइन नंबर भी दी है, लोग उस पर शिकायत भी करेंगे, इस तरह का आएंगे। लेकिन मैं आज थोड़ा सा रूट कॉज पे जाना चाह रहा हूँ। क्यों इन लोगों के दिमाग में ये आया कि हम ये वाला रास्ता अपनाते हैं और शायद हमें जी इसमें ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, और हम देख रहे हैं कि मिल भी रही है। फेडेक्स मामले में अगर आप जी 3 इंपॉर्टेंट केसेस को लें तो बेंगलुरु की एक पत्रकार, हैदराबाद की एक डॉक्टर, एक और दिल्ली में एक वकील, ये 3 केसेस ऐसे बताते हैं कि समाज के सबसे पढ़े लिखे जागरूक लोगों को करोड़ों का चूना लगा जी दिया गया फेडेक्स फ्रॉड ने। क्यों? सामने एक वर्दी वाला इंसान था। ये वर्दी को जी लेकर हमारे मन में ऐसा क्या है? क्यों इतने स्केप्टिकल है लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से जुड़े हुए लोगों की इंटीग्रिटी को लेकर? क्यों? क्या है ये? जी, जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि आपने ये जो आज का जो मुद्दा रखा है, ये बहुत ही रिलेवेंट है आज हम्म, के समय के हिसाब से। हम्म, और इस तरीके के जो आज के डेट में जो धमकियाँ भरी जो कॉल्स आ रहे हैं और जिस तरह से इम्पर्सोनेट करके कि जो है वो एक कोई अधिकारी, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या पुलिस अथॉरिटी हो, उसके नाम से जो ये कॉल जा रहा है, हम्म, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसके अंदर मुझे लगता है कि एक तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहीं न कहीं अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाने की ज़रूरत है लोगों में, कि अगर किसी को अगर ये यकीन है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, तो कहीं पर भी अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगा। हम्म, क्योंकि हमने बहुत सारी घटनाएँ देखी जो कोर्ट में भी केसेज़ हमारे पास आते हैं, उसमें जो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है, कुछ लोगों द्वारा जो गलत कंप्लेंट्स भी फाइल होते हैं और इसी वजह से एक मन में डर जो है डेवलप होता है लोगों के अंदर कि अगर उनको लगता है कि अगर छोटा-सा भी कुछ यहाँ का वहाँ हुआ होगा तो शायद इस वजह से कोई एफआईआर हो गया हो या इस वजह से कोई कंप्लेंट हो गया हो और वो कहीं न कहीं जिस तरीके से उनको एक तरह से हिप्नोटाइज़ करते हुए जो कॉल्स आते हैं या वीडियो कॉल आते हैं, उसमें जब वो देखते हैं कि वो अधिकारी जो बैठा है वो प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में बैठा है और पीछे का बैकग्राउंड भी काफ़ी मिलता-जुलता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुलिस स्टेशन हो या ईडी का ऑफिस हो या फिर सीबीआई का ऑफिस हो, तो वो कहीं न कहीं उसको यकीन करने लग जाते हैं और यहीं पे मैं समझाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ लोगों को कि पहले तो कानून को जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जहाँ पर भी कोई एफआईआर अगर सही में रजिस्टर हुआ है और उसकी सज़ा जो सेक्शंस लगाए गए हैं आईपीसी के या दूसरे प्रोविजंस ऑफ लॉ के जहाँ पे पनिशमेंट 7 साल या उसके अंदर का है, तो वहाँ पे जो है सेक्शन 41 ए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके तहत एक नोटिस भेजना जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का अनिवार्य है। वो हाँ, उसको बिना भेजे वो कोई अरेस्ट उनका हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे फैसले सुनाए हैं। जैसे हम जानते हैं अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और ओके, ऐसे और भी जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि पुलिस जो है बिना वारंट का तुरंत जाकर के अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस या कोई हाँ, भी अदर जो दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जब तक कि उन्होंने सेक्शन 41 ए का नोटिस नहीं सर्व किया है जहाँ पे बट 7 साल या उसके अंदर का पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। इसके ठीक, अलावा हाँ, अगर उनको कहीं पे भी डाउट होता है कि या बोला जाता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर हुआ है, हाँ, तो उनको ऑनलाइन भी वो एफआईआर के बारे में वो चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर के। बहुत बार जो है ये अपडेटेड नहीं होता है वेबसाइट, तो उस केस में बट वो सर, ये अपने फ्रेंड कॉन्फिडेंस क्यों रिलेटिव नहीं है? जी, मैं आशुतोष जी यही पूछना चाह जी, रहा हूँ ना, ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं जी। है लोगों में कि देखिए, मैंने अगर मुझे गलत मामलों में फंसाया जा रहा है, अगर मुझे जी, गलत तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, इस या मैं इसका जान तो भी लोग ये क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहे ना, वो तो फंस गए ट्रैप जी, में। वो जी, जी, जानते जी, हैं नहीं कि इसका सामने वाला ऑफिसर इज एक्टिंग आउटसाइड द लॉ। हम जानते हैं, कुछ लोगों का ये मानना जी, है वो जी, बेकसूर है, वो देखिए जानते हैं कि ही इज एक्टिंग और ही जी, और शी इज एक्टिंग आउटसाइड द लॉ, बट उसके बावजूद हम करेक्ट। बचकर उनको पैसे देकर जैसे तैसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जी, 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 जी। देखिए, इसमें जो सबसे मुख्य कारण है, हाँ, वो है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब हम्म, कानून का गैर इस्तेमाल करना, कानून का मिसयूज़ करना। हम्म, और ये जब-जब कानून का जो है गैर इस्तेमाल होता है और ये मामले जब सामने आते हैं, हम्म, तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होता है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो स्टेट लेवल पे हो,
सेंट्रल लेवल पे हो, या कोई भी ऐसी घटना जब घटती है और लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर जो है कानून का गैर इस्तेमाल किया जा सकता है, और मुझे कोई हो सकता है दुश्मनी के वजह से या एनमिटी के वजह से, या मान लीजिए किसी के साथ मेरा कोई बिजनेस राइवलरी है, या मेरा किसी भी तरीके का उनके साथ कोई हमारा कोई डिस्प्यूट है, तो ऐसे केसेस में वो व्यक्ति जरूर जो है वो लॉ का गैर इस्तेमाल कर सकता है मेरे ऊपर, और वो मिसयूज कर सकता है लॉ को। तो जब तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस बात का नहीं ध्यान रखेंगी कि मिसयूज ऑफ लॉ ना हो किसी भी प्रकार से, और लोगों में तभी जो है कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा। और हमने ये केस, कितने सारे केसेस देखे हैं। देखिए हाई कोर्ट लेवल पे कितने सारे लोग जाते हैं सेक्शन 482 में जो है क्वैश कराने के लिए एफआईआर को, और कितने सारे एफआईआर जो है वो क्वैश होते हैं, और हाई कोर्ट जो है चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि एफआईआर जो रजिस्टर हुआ ये लॉ के हिसाब से ये सही नहीं है, या ये एफआईआर रजिस्टर नहीं होना चाहिए था। या मान लीजिए कोई केस किसी के ऊपर अगर फाइल किया गया है, क्रिमिनल केस, और उसमें कुछ ऑर्डर किया है कोर्ट ने, समन किया है, और ऐसे मामलों में हाई कोर्ट जब नतीजे पे पहुंचता है और जब फैक्ट्स को देखता है तो लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल मिसयूज ऑफ लॉ किया गया है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ किया है, उसको तुरंत स्टे करता है या उसको क्वैश करता है। तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है चाहे वो लोअर कोर्ट हो, उसको भी देखना चाहिए कि वो किस तरीके के ऑर्डर्स को जो है पास किया जा रहा है, क्योंकि वन जी, साइडेड आप एक व्यक्ति को सुन करके आप एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं या इशू प्रोसेस कर रहे हैं, तो करेक्ट उस सर। पे ध्यान देने की जरूरत है, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए, लोगों में लगे कॉन्फिडेंस, कि नहीं, अगर मैंने कुछ नहीं किया है, अगर कॉन्फिडेंस। मैंने कुछ नहीं किया है तो मेरे ऊपर ना तो ये एफआईआर जो होगा, कम्युनिटीज का ना ही कोई कोर्ट। आइसोलेशन है, ये बिल्कुल सही आपने कहा। ये जो कम्युनिटीज का आइसोलेशन है, ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसके बाद एक व्यक्ति आइसोलेटेड फील करता है, अनसपोर्टेड फील करता है, घिरा हुआ पाता है। कहा भी जाता है ना, जैसे सर ने भी कहा कि सिद्धांत तो भयादोहन का है, डिटरेंस का है, भय का है। इसमें तो कोई दोस्ती और मदद की बात ही नहीं आ रही। तो ये जो सर ये कम्युनिटी का आइसोलेशन है इन्फोर्समेंट एजेंसीज के प्रति, ये कैसे पाटें, कैसे उनको ये समझाएं कि अगर कहीं से कॉल आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, संभवतः ये आपकी मदद के लिए आ रहा है। कैसे, क्या मेजर्स होने चाहिए विक्रम सिंह सर? वन लाइनर कि ये जो भी स्काइप और जो आईटी या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इलेक्ट्रॉनिकली कुछ सम्मन आ रहा है, ये बिल्कुल नाजायज है, गैर कानूनी है। इस तरीके का कोई प्राविधान सीआरपीसी में 41 ए सीआरपीसी का नोटिस देने का है ही नहीं। कोई आ रहा है वो बिल्कुल पुलिस कार्रवाई का पात्र है और जेल जाने का पात्र है। पहली चीज तो ये इलीगल है। लेकिन जो आपकी बात है कि आपने जो 3 उदाहरण दिए और जो मैंने भी देखे हैं, ये वो लोग हैं जो कि बहुत शिक्षित, नर्सिंग होम के मालिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये अगर टारगेट हो जाते हैं तो पहला कारण भय, दूसरा कौन जंजाल में फंसे, और नंबर 3 जो आपने कंट्रोल स्ट्रेटजी बताई, बता देना चाहिए कि इसको बिल्कुल नकार दे। इस तरीके का संबंध न इशू हो सकता है, न होना चाहिए। अगर होता है तो करने वाला ही जेल जाएगा, आपके ऊपर बात नहीं आएगी। आप हेल्पलाइन के जरिए अपनी बात वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएं, एस्केलेट करें ऊपर तक, और इनके झांसे झपाटे में बिल्कुल ना आए। करेक्ट। पहली बात तो आपको यह तय करना है कि क्या आपने वाकई में वो गुनाह किया है या नहीं। और अगर वो आप कहीं से अपने आप को, लोग बड़े डरे हुए होते हैं, अगर आप उसमें खुद को फंसावा पा रहे हैं तो याद रखिएगा कानून आपकी मदद के लिए हुआ है। इस तरह से कोई आउट ऑफ द लॉ जाके आपसे झांसे में लेकर आपको, आपके साथ एक्सटॉर्शन, आपको डराने धमकाने का काम नहीं कर सकता। और हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बताया कि आपके पास ये वेरीफाई करने के लिए कौन कौन से हथियार हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रस्ट है उसका एक इशू रहेगा। मुझे लगता है कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ना अब कुछ दिन ना कम्युनिटी आउटरीच करना चाहिए। ये जाए लोगों के पास, अपनी छवि सुधारने की कोशिश करें, बताएं लोगों को कि वो आपकी मदद के लिए है, ना कि उनको देखकर डर का एक सेंस, वातावरण पैदा हो। आज हमने अपने दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है कि इस तरह से लोग झांसे में क्यों आ जाते हैं, फर्जी ईडी और सीबीआई अधिकारी लोगों को ठगने में कामयाब क्यों हो जाते हैं, ये नकली अधिकारी क्यों कामयाब हो रहे हैं। तो 2 ऑप्शन हमने दिए थे। पहला ऑप्शन था जांच एजेंसियों का बेवजह का डर, सिर्फ डर है मन में और कुछ नहीं।
और दूसरा जांच एजेंसियों के प्रति भरोसे की कमी। देखिए, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि बेवजह डर जो है ये उसकी वजह से है, लेकिन अगर आप एजेंसियों के पर भरोसे की कमी को भी देखेंगे तो वो भी ज़्यादा पीछे नहीं है। 52% जांच एजेंसियों का बेवजह डर और 48% जांच एजेंसियों पर भरोसे की कमी। ये है पोल का रिजल्ट। अब इसमें वस्तु स्थिति दिख रही है, ग्राउंड रियलिटी दिख रही है जनता की, और हम समझते हैं यही काफ़ी है इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। अगर उनके प्रति मन में डर के कोई इस्तेमाल कर रहा है तो ये कैसे दूर होगा, ये भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ही सोचना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आशुतोष श्रीवास्तव, आपने भी वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा हमने कहा, अपने दर्शकों से हम यही गुजारिश करेंगे कि इस तरह के कोई भी आपको कॉल्स आए तो बिल्कुल भी उन पर ट्रस्ट ना करें, वेरीफाई करें, ज़रूर कर लें। कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मदद के लिए ही ये इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं। लेकिन हाँ, ये जो भरोसा टूटा है, इस पर काम अभी होना ज़रूर बाकी है। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।